In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear students, this is HR, your biology teacher. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं that is the role of biotechnology in disease diagnosis. ठीक है ना, कि डिजीज डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिजीज। डिजीज क्या चीज़ है एंड व्हाट इज मेंट बाय डायग्नोसिस। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी आसान सी बात है, इसका किसको नहीं पता। तो याद रखिए इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है। होम्योस्टेसिस के अंदर डिसरप्शन आ जाना उसको डिजीज कहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है ना। इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना, ये है होम्योस्टेसिस। अगर इसमें डिसरप्शन आ जाए, खराबी आ जाए, तो हो जाती है डिजीज। ठीक है ना। और उस डिजीज को पहचानना, अलामात देख के, साइंस देख के, सिम्टम्स देख के उस डिजीज को, उस पर एक डिसीजन बनाना कि ये डिजीज हो चुकी है, उसको कहते हैं कि डायग्नोसिस है वो। ठीक है ना। तो आपको डिजीज और डायग्नोसिस का फर्क पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्थ केयर के साथ क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है ना। इसका क्या ताल्लुक है हेल्थ केयर के साथ, ये क्यों ज़रूरी है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, उसको पढ़ लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ मेड अ ह्यूज डिफरेंस in human health care and has now enabled scientists to develop products which can give quicker and more accurate tests and therapies that have less side effects and vaccines which are safer than before। ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी ने हमें वो प्रोडक्ट्स दी हैं। ठीक है ना, जिन प्रोडक्ट्स के जरिए हम ज्यादा एक्यूरेसी के साथ डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा बेहतरीन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता है ना, ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके साथ ही साथ हम ज्यादा सेफ वैक्सीन बना पाए हैं और हम ऐसी थेरेपीज को एस्टेब्लिश कर पाए हैं कि जिनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। यानी बायोटेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट के अंदर रोल प्ले कर रही है। पहले तो डायग्नोसिस में रोल प्ले कर रही है कि कैसे किसी डिजीज को पहचानना है। ठीक है ना। फिर उसकी ट्रीटमेंट में भी रोल प्ले कर रही है। ठीक है ना। It is playing a very important role in the diagnosis of infection as well as the genetic diseases। ठीक है ना। इन्फेक्शन क्या होता है कि कोई बाहर से पैथोजन आया, कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया। ठीक है ना, कोई वर्म आ गया, कीड़ा आ गया। ठीक है ना। तो उसको आपने क्या किया, उसको डायग्नोज किया कि आपकी बॉडी में वो मौजूद है, उसको आपने ट्रीट किया फिर उस कंडीशन को। ठीक है ना। जेनेटिक डिजीज क्या होती है, आपके पास के क्रोमोसोम के हवाले से आपके पास कोई डिजीज है, तो उनकी ट्रीटमेंट में और डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी का हाथ होता है। ठीक है ना। द पीसीआर एंड डीएनए प्रोब्स इज प्रोवाइडिंग एन एक्सीलेंट टूल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सच डिजीजेस इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है ना। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई डिजीज के सिम्टम्स आने लग जाते हैं तब हमें जाके पता चलता है, हम लैब टेस्ट कराते हैं और डायग्नोसिस होता है। ठीक है ना। लेकिन हम पीसीआर और डीएनए प्रोब की मदद से डिजीज की सिम्टम आने से पहले ही उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है ना। इससे पहले कि वो बॉडी को डैमेज दे पाए, ठीक है ना, वो डिजीज हम पहले ही क्या कर लेते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं। सो डीएनए प्रोब्स और पीसीआर भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही वजूद में आए हैं। ठीक है ना। मेडिकल स्टूडेंट्स नाउ कैन डायग्नोज मोर देन 200 genetic diseases using such technologies। ठीक है ना। थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस नाउ इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट एबनॉर्मल एलिलिक फॉर्म्स ऑफ जीन प्रेजेंट इन डीएनए सैंपल। सपोज आपके पास एक डीएनए है। ठीक है ना। उस डीएनए पे आपको पता है जीन्स होती हैं, जीन की अल्टरनेट फॉर्म को हम एलील कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर किसी जीन के अंदर, ठीक है ना, किसी एलील के अंदर हमें इशू नजर आ रहा है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम उस एबनॉर्मल एलील की फॉर्म को डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, जीन थेरेपी के जरिए। ठीक है। तो हमने इन चीजों को ही पढ़ना है आगे। ठीक है ना। लिहाजा आगे चलते हैं। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिजीज डायग्नोसिस। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि आपके पास बायोटेक्नोलॉजी डिजीज की डायग्नोसिस में हेल्प करती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता कैसे है। हम दो तरीकों से प्राइमरीली डायग्नोसिस बना रहे हैं। ठीक है ना। काफी और बातें हैं, काफी और चीजें हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है दो चीजों पे है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे और डीएनए आरएनए प्रोब्स पे। ठीक है ना, कि इनके जरिए हम क्या करते हैं, हम डिजीज को
डायग्नोज करते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं उसके बाद, जीन थेरेपी के जरिए, ठीक है, डिजीज की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को पढ़ रहे हैं। ये न्यू टॉपिक ऐड किया गया है पीएमडीसी की तरफ से, ठीक है ना, और ये बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट जो है उनको इस टॉपिक से डर लगता है कि पता नहीं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक्चुअली में है क्या, क्या भला है। हम आज सारा कुछ पढ़ेंगे, हम सारी चीजें देखेंगे कि व्हाट आर monoclonal antibodies, how they are produced, and what are their uses, ठीक है ना। हम इन सब चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले एंटीजन की। एंटीजन जिसे हम इम्यूनोजन भी कहते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल विच कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज एंटीजन। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटीजन कहते हैं। क्या हर एक चीज एंटीजन होती है जो आपकी बॉडी में एंटर होती है? खाना खाते हैं आप, पानी पीते हैं आप, क्या ये सारी चीजें एंटीजन हैं? आंसर है नो, ये सारी चीजें एंटीजन नहीं है। एंटीजन के लिए एक क्राइटेरिया है, ठीक है ना। वैसे तो और भी काफी पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या होना चाहिए, उसकी केमिकल नेचर क्या होनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि कोई मॉलिक्यूल जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करवा सके, जनरेट करवा सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन जो है ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। ज्यादातर एंटीजन प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन एंटीजन एक पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी एंटीजन के तौर पे काम कर सकते हैं। तो आपने ये सारी चीजें याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज एंटीजन हो सकती है, कौन कौन सी चीज एंटीजन नहीं हो सकती, ठीक है ना। और आपने ये भी याद रखना है कि एंटीजन की केमिकल बेसिस पे कितनी टाइप्स हैं, ठीक है ना, कि वो प्रोटीन्स भी हैं, पॉलीसेकेराइड भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, ठीक है ना, प्राइमरीली। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पिक्चर शो की गई है, इसमें एक पैथोजन है, ठीक है ना। मान लें ये एक बैक्टीरिया है और इसकी सरफेस पे ये एंटीजन हैं डिफरेंट, ठीक है ना। इन एंटीजन्स को एंटीबॉडी क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करके बाइंड करेगी, ठीक है ना, और एंटीजन की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही बेसिक मैप है, बेसिक मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का, जो इम्यून सिस्टम में यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास एंटीजन की टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है ना, कि एंटीजन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाट इज एन इम्यूनोजन एंड व्हाट इज अ हेप्टन। हेप्टन में और इम्यूनोजन में क्या फर्क है? प्राइमरीली एक एंटीजन में और एक हेप्टन में क्या फर्क होता है? एंटीजन एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल होता है, हेप्टन एक स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होता है। एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा सकता है, हेप्टन इम्यून रिस्पॉन्स को अकेले जनरेट नहीं करवा सकता। हेप्टन क्या करता है, वो बॉडी में आएगा, वो किसी चीज से मिलेगा, सपोज ये कोई मॉलिक्यूल एक्स है, ये मॉलिक्यूल हेप्टन है, दोनों आपस में मिलते हैं और हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये मॉलिक्यूल एंटीजन के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी में एंटीजन आता है, सपोज ये ए एंटीजन है, ये आपकी बॉडी में आया, ठीक है। इसने आते ही क्या कर देना है, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा देना है। लेकिन हेप्टन के केस में ऐसा नहीं होता है, हेप्टन किसी मॉलिक्यूल से अटैच होगा फिर ही वो एंटीजेनिक बनेगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं एक्सोजीनस एंटीजन, एंडोजीनस एंटीजन और ऑटो एंटीजन क्या होता है। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में बाहर से अगर कोई एंटीजन आता है वो है एक्सोजीनस एंटीजन। इसकी एग्जांपल में वायरस आ सकता है, ठीक है, इसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया आ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी के एक्सोजीनस एंटीजन्स हैं, ठीक है ना। जैसे एलर्जन है, कोई किसी चीज की एलर्जी है आपको, पोलन की एलर्जी है, ठीक है, डस्ट की एलर्जी है, तो वो सारे बाहर से आते हैं ना बॉडी में, वो है एक्सोजीनस एंटीजन। एंडोजीनस एंटीजन कौन से होते हैं? अब आपकी बॉडी है, उसका एक सेल है सपोज ये, ठीक है ना, उसकी सरफेस पे कई सारे एंटीजन होंगे, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर से मैंने शो कर दिए। ये एंटीजन्स के जिनको आपकी बॉडी कुछ भी नहीं कहती, इनको कहते हैं ये एंडोजीनस एंटीजन्स हैं, ठीक है ना। आपकी बॉडी ने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये एंटीजन, इनका रोल क्या है? इनका रोल सेल सरफेस मार्कर के तौर पे एक्ट करना भी है, कि बेसिकली आपके पास सेल की पहचान कैसे होती है, उसके एंटीजन से हो रही है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ऑटो एंटीजन की, तो ऑटो एंटीजन क्या होता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके सेल्फ एंटीजन को, जैसे अभी हमने बात की एंडोजीनस एंटीजन है, ठीक है ना, तो आपकी बॉडी का एंटीजन है, आपके सेल बना रहे हैं नॉर्मली, अगर इस सेल्फ एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करके अपनी ही बॉडी के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए इम्यून सिस्टम की तरफ से, तो वो होती है आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और जिस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं वो होता है ऑटो एंटीजन, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है।
तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ना हम स्टोरी समझते हैं, ठीक है, सारी की सारी कहानी समझते हैं कि एक्चुअली में आपके पास किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है ना। सपोज आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया आता है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, इसकी सेल सरफेस पे बहुत से एंटीजन्स हैं, ठीक है। ये मैंने ग्रीन से एक एंटीजन शो कर दिया, ठीक है, ये वही एंटीजन मैंने शो कर दिया। फिर ये भी एक एंटीजन है, फिर ये भी एक एंटीजन है, फिर ये भी एक एंटीजन है, ठीक है। ये इस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल पे कोई एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। ग्रीन वाले को मैं एंटीजन ए कह देता हूँ, ब्लू वाले को एंटीजन बी कह देता हूँ, येलो वाले को एंटीजन सी कह देता हूँ और पिंक वाले को एंटीजन डी कह देता हूँ। अब ये सारे डिफरेंट एंटीजन हैं, ठीक है ना, जो कि बैक्टीरिया की सरफेस पे हैं, ठीक है। अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी इन एंटीजन को डिटेक्ट करेगी, ठीक है। बॉडी विल डिटेक्ट दीज एंटीजन्स, ठीक है। और बॉडी इन एंटीजन्स को भी क्यों डिटेक्ट करेगी, वाई, इन एंटीजन्स के ऊपर स्पेशल पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, स्पेशल हिस्से होते हैं, स्पेशल एरियाज होते हैं। उन एरियाज को हम कहते हैं कि वो है एपिटोप, ठीक है ना, एपिटोप। तो आपके पास सपोज मैं क्या करता हूं, मैं एक एंटीजन बनाता हूं इस तरह से, ठीक है। ये वाई शेप एंटीजन मैंने बनाया, ठीक है, और मैंने इसके कंपोनेंट्स शो कर दिए, ये रेड में शो कर दिया, ठीक है, ये ब्लू में शो कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, ये येलो एरिया में मैंने शो कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या है, ये एपिटोप्स हैं। और एपिटोप ही बेसिकली वो पार्ट होता है, वो कंपोनेंट होता है, वो हिस्सा होता है जिसकी वजह से एक एंटीजन एंटीजन के तौर पे एक्ट कर सकता है, ठीक है ना। एक एंटीजन को उसकी एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करने वाला एरिया कौन सा है, एपिटोप का एरिया, इसीलिए इस एरिया को एंटीजन डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखें, अगर आप एक एंटीजन है, ठीक है, उसके एपिटोप्स को उतार देते हैं तो वो एंटीजन मजीद एंटीजेनिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। और याद रखें कि इन्हीं एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है आपकी बॉडी की तरफ से। आपके इम्यून सिस्टम ने क्या करना होता है, इन्हीं एंटीजेंस को, ठीक है, एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करना होता है और एंटीबॉडीज बनानी होती हैं, ठीक है ना। अब इम्यून रिस्पांस जनरेट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। उनमें से हम आज के लेक्चर में फोकस रखेंगे बी सेल के ऊपर, ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट के ऊपर, ठीक है। बाकी चीजों पे भी हम फोकस रखेंगे, बाद में इम्यूनिटी के लेक्चर्स में हम उसको देखेंगे, लेकिन हम अभी बी सेल की एक्टिवेशन और उसके इम्यून रिस्पांस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये एक बैक्टीरिया है उसी तरह से, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इसकी सरफेस पे ये एंटीजन है, और एंटीजन के ऊपर ये एक एपिटोप एरिया मैंने बना दिया, ठीक है ना। आपके बी सेल क्या करेंगे, ये मैंने एक बी सेल बना दिया, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं नेव बी सेल कहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी एक्टिव नहीं हुआ, ये अभी एक्टिव नहीं हुआ। तो बी सेल क्या करेगा, बी सेल की सरफेस पे भी आपके पास क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे, ठीक है। आपने पढ़ा था एंटीबॉडीज की 5 क्लासेस होती हैं, देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। उसमें से आपने पढ़ा था आईजीए होती है, आईजीजी होती है, आईजीएम होती है, आईजीई होती है, आईजीडी होती है। इसका निमोनिक था गेम्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आईजीडी की बात करते हैं ना, बाकी एंटीबॉडीज के फंक्शंस भी हैं, उनके फंक्शंस अलग हैं, वो हमारे टॉपिक का भी हिस्सा नहीं है। हम प्राइमरीली बात करते हैं आईजीडी की। आईजीडी जो है आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा, बी सेल सरफेस रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करती है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी के तौर पे एक्ट कर रही है बी सेल के केस में, ठीक है। ये बी सेल है, ये बी सेल की मेम्ब्रेन है रेड में, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन पे आपके पास ये आईजीडी प्रेजेंट है। ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है, ठीक है ना। और ये एंटीबॉडी क्या कर सकती है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है। ये बी सेल क्या कर सकता है, ये बी सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है इस आईजीडी के जरिए, ठीक है ना। तो सपोज आपके पास ये एक बैक्टीरिया आया, उसका एंटीजन है, आपके पास बाइंडिंग हो गई आईजीडी की इस एंटीजन के साथ, और बन गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके दो रिजल्ट्स निकलेंगे, ठीक है। पहला नतीजा आपके पास क्या होता है, टी सेल, टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, ठीक है, कि आपके पास बी सेल ने एक्टिव होना है लेकिन वो टी सेल पे डिपेंड कर रहा है एक्टिव होने के लिए। और दूसरी है टी सेल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल,
कि बी सेल ने एक्टिव होना है, लेकिन वो टी सेल के बगैर एक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। सपोज आपके पास ये जो एंटीजन आया था ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही हाईली इम्यूनोजेनिक है, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रांगली इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, तो बी सेल जो है ये एक्टिव हो जाएगा विदाउट द नीड ऑफ टी सेल, ठीक है, विदाउट द नीड ऑफ टी सेल्स। आपके पास कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं कि जो बी सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं विदाउट द नीड ऑफ टी सेल, ठीक है। और बाकी केसेस में हमें देखने को मिलता है कि आपके पास कोई एंटीजन आएगा, ये एक एंटीजन है, फिर से ये एंटीजन आया, ये क्या किया, ये आपके पास बी सेल से अटैच हुआ। अब क्या होगा, आपके पास टी सेल भी यहां आ जाएगा, ठीक है, टी सेल भी यहाँ आ जाएगा। वो क्या करेगा, वो इस बी सेल से अटैच होके पूछेगा कि भाई हमारी बॉडी में एंटीजन आया है, तुमने उसको रिकॉग्नाइज किया है, तुमने एक्टिव होना है। बी सेल कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, टी सेल कहेगा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो इस केस में आपके पास टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल हो रही है, ठीक है। बात समझ आ गई, एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ। आपके पास बी सेल को एक्टिव करने के लिए एक एंटीजन से दो तरह के तरीके होते हैं, टी सेल डिपेंडेंट एंड टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, ठीक है ना। कुछ एंटीजन होते हैं वो आपके पास बी सेल को टी सेल की जरूरत के बगैर ही एक्टिवेट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट कॉमनली ज्यादा केसेस में आपके पास बी सेल को एक्टिव होने के लिए टी सेल की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है ना। और याद रखें कि हमारे पास एंडोसाइटोसिस ऑफ एंटीजन, इसका क्या सीन है, ठीक है। होता ये है कि आपके पास ना, जब ये ग्रीन में एंटीजन आया ना बॉडी के पास, ठीक है, बी सेल से अटैच हुआ, बी सेल क्या करेगा, इसकी एंडोसाइटोसिस कर लेगा, यानी इसको खा जाएगा, ठीक है, और इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा ये बी सेल। छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के बाद ये बी सेल क्या करेगा, अपनी एमएचसी प्रोटीन के साथ इस एंटीजन के टुकड़ों को लगा के अपनी सरफेस पे प्रेजेंट कर देगा, ठीक है ना। बी सेल प्रोटीन के पास कौन सी प्रोटीन थी, एमएचसी प्रोटीन थी, ठीक है ना। उस एमएचसी प्रोटीन के साथ बी सेल ने क्या किया, एंटीजन को एंडोसाइटोसिस की, उसके कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट किया और उसके कंपोनेंट्स को एमएचसी प्रोटीन के साथ लगा के अटैच करके अपनी सेल मेम्ब्रेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। और बेसिकली इसी इसी एंटीजन अटैच्ड एमएचसी को रिकॉग्नाइज कौन करता है, टी सेल, ठीक है ना। और फिर क्या होती है, इस बी सेल की एक्टिवेशन हो जाती है। और याद रखें कि अब ये जो बी सेल है ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बी सेल वैसे दो तरह के सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब एक बी सेल एक्टिव होता है तो हमें दो तरह के सेल देखने को मिलते हैं। एक होता है मेमोरी बी सेल, जो कि उस एंटीजन की मेमोरी रखता है कि अगर बाद में भी वो एंटीजन बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ हम रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। और एक आपके पास होता है प्लाज्मा क्लोन सेल। प्लाज्मा क्लोन सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है उस स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड एंटीजन के खिलाफ, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ना टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में, उसमें ये होता है कि एक एंटीजन आता है वो बी सेल के साथ अटैच होता है। अब याद रखें यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। वो एंटीजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने बी सेल को स्टिमुलेट कर दिया, बी सेल एक्टिव हो गया विदाउट द नीड ऑफ टी सेल। अब ये बी सेल जो है उस एंटीजन की जिसने इसको स्टिमुलेट कर दिया, एक्टिव कर दिया, इसकी एंडोसाइटोसिस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है ना। बट एनी हाउ हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमने बी सेल को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है, कैसे भी करके। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये प्लाज्मा क्लोन सेल की फॉर्म में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ। और ये एंटीबॉडीज फिर क्या करेंगी, उस एंटीजन को बॉडी से डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है ना। ये सारा का सारा रिस्पॉन्स है, ये सारी की सारी कहानी है, ठीक है। हम इसको अब थ्योरी की फॉर्म में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, एपिटोप की सबसे पहले हमने बात पढ़ ली। एपिटोप एक स्पेसिफिक रीजन है एक एंटीजन पे दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम स्पेसिफिकली बाय द एंटीबॉडीज, ठीक है ना। आपके पास बेसिकली सेल्स इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर बाद में सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज भी चूंकि इस एपिटोप के खिलाफ बनी है, ठीक है ना, तो वो भी फिर इसको रिकॉग्नाइज करेंगी, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगी। एंड एंटीबॉडी इज अ वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, एक्टिवेटेड बी सेल्स होते हैं, ऐसे बी सेल्स जो कि एक्टिवेटेड होते हैं। नेव बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स नहीं होते, नेव बी सेल्स कौन से होते हैं, इनएक्टिवेटेड बी सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, ठीक है ना। यानी कि ऐसी प्रोटीन, ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन जो आपके पास एक्टिवेटेड बी सेल ने बनाई है इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एंटीबॉडी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इट इज स्पेसिफिकली बाइंडिंग टू द antigen, it specifically binds to that antigen that helps to neutralize, eliminate
और मार्क इट फॉर डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे इन तीन बातों का क्या मतलब है? यहाँ तो एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सपोज एंटीजन जो है ना उसकी वजह से बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है ना, तो उसकी हार्मफुल एबिलिटी को खत्म कर दिया जाएगा, उसके नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, या उस एंटीजन को टोटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। या फिर क्या करती हैं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज उस एंटीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती हैं और उसको मार्क कर देती हैं। सपोज आपकी बॉडी में ना ये एक बैक्टीरिया आया था, ठीक है ना, उसकी सरफेस पे ये एंटीजन था, ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने इस एंटीजन को क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी। अब एंटीबॉडीज क्या करेंगी, आके इस एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगी, ठीक है ना, आके इस एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगी और इस बैक्टीरिया को ज्यादा विजिबल कर देंगी, ठीक है ना, इसकी विजिबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है ब्लड है, ब्लड लिक्विड होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एंटीबॉडीज का एक और फंक्शन ये भी होता है कि वो एंटीजन की प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जब एक एंटीजन प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना, सोल्यूशन से हट के इनसॉल्युबल हो जाएगा, तो आपके पास उसको मैक्रोफेजेस इजीली फैगोसाइटोज कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स वाया बी सेल एक्टिवेशन। अब यहाँ पे वही चीज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम बी सेल की एक्टिवेशन करा रहे हैं, कैसे हम एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दो तरह के पाथवेज हैं, एक है टी सेल डिपेंडेंट पाथवे, एक है टी सेल इंडिपेंडेंट पाथवे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक एंटीजन है, ठीक है ना, और ये आपके पास एक बी सेल है, ठीक है। हुआ ये एंटीजन आया, वो अटैच किया बी सेल रिसेप्टर से जो कि एंटीबॉडीज है बेसिकली, ठीक है। और क्या हुआ आपके पास, ये बी सेल इसने अपने क्लोन्स बना दिए, ठीक है ना। और इन क्लोन्स ने क्या किया, इन क्लोन्स ने एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर दिया, और ये एंटीबॉडीज अब क्या करेंगी, ये जाके इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी। लेकिन ये रिस्पॉन्स जो होता है बेसिकली, ये आपके पास एक वीकर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना, जिसमें टी सेल की हेल्प नहीं ली जा रही। इसमें जो प्लाज्मा सेल बनते हैं वो शॉर्ट लिव होते हैं। दूसरी एग्जांपल में बात करते हैं जहां पे टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन है। तो ये आपके पास कोई भी एंटीजन था, ठीक है ना, ये आया, ये सरफेस पे अटैच हुआ इस एंटीबॉडी के साथ, और क्या किया गया, इसको एंडोसाइटोसिस के जरिए बी सेल ने इनगल्फ कर लिया, ठीक है ना। ये बी सेल क्या कर रहा है, इसको इनगल्फ कर रहा है, ठीक है। इनगल्फ करने के बाद इसको तोड़ा टुकड़ों के अंदर और अपनी एमएससी क्लास 2 प्रोटीन के साथ, ठीक है ना। आपको पता है मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस, डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एपीसीज। एपीसीज क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऐसे सेल्स जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। कोई एंटीजन आता है, ये उस एंटीजन को एंडोसाइटोसिस करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स को अपनी एमएचसी प्रोटीन के साथ कंबाइन करके अपनी सरफेस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर बेसिकली उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, उसको टी सेल रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है ना। उस एमएससी प्रोटीन को जो कि एंटीजन के साथ मिक्स करके कंबाइन करके लगाई गई है किसकी सरफेस पे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पे, ठीक है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की ही तरफ से, ठीक है ना। तो टी सेल जब उसको फिर रिकॉग्नाइज करता है ना, तो क्या होता है आगे, फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। इनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। और इनके पास कौन सी एमएससी प्रोटीन होती है, इनके पास एमएससी क्लास 2 प्रोटीन होती है, एमएचसी क्लास 2 प्रोटीन होती है। जबकि आपके पास बॉडी के सारे सेल, आपके बॉडी के तमाम सेल सिवाय आरबीसीज के, ठीक है ना, आरबीसीज के अलावा सारे सेल्स जो हैं इनके पास एमएचसी क्लास 1 प्रोटीन है, ठीक है ना। और एपीसीज जो हैं इनके पास स्पेशली स्पेशली आपके पास एमएचसी क्लास 2 प्रोटीन भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक बी सेल है, बी सेल ने क्या किया, एंटीजन को इंटरनलाइज किया, फैगोसाइटोज किया, उसको प्रोसेस किया, यानी उसके टुकड़े वगैरह तोड़े और उनको फिर एमएससी प्रोटीन के साथ अटैच किया, ठीक है, और अपनी सरफेस पे रिप्रेजेंट किया। अब देखिए आपके पास हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल पे CD4 रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। तो हेल्पर टी सेल क्या करेगा, अपने रिसेप्टर के जरिए, ठीक है ना, अपने रिसेप्टर के जरिए इस एमएचसी प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है ना। तो बी सेल क्या कर रहा है, बी सेल चुगली लगा रहा है, ये पुप्पो है, ठीक है ना। ये टी सेल को चुगली लगा रहा है कि ये देखो एंटीजन आया था बॉडी में, इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करो। अब क्या करेगा हेल्पर टी सेल, लिम्फोकाइंस रिलीज करेगा, ठीक है, जो कि साइटोकाइन की एक टाइप है। साइटोकाइन का क्या मतलब होता है, साइटोकाइन का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल जो कि सेल की तरफ से बनाया गया हो, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज हो, ठीक है ना। यानी कि कोई सेल है, उसने कोई मॉलिक्यूल बनाया है, वो मॉलिक्यूल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, तो उसको साइटोकाइन कहते हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनको लिम्फोकाइंस कह देंगे, ठीक है ना। अब इससे क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो बी सेल है ना, ये बी सेल मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ प्लाज्मा क्लोन सेल बना रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास
लॉन्ग लिव प्लाज्मा सेल्स होंगे, ज्यादा देर तक बॉडी में रहेंगे, ठीक है ना, और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। ये एंटीबॉडीज फिर क्या करेंगी, इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगी। मेमोरी बी सेल्स इस एंटीजन की मेमोरी अपने जहन में रख लेंगे कि दोबारा से अगर ये एंटीजन बॉडी में आता है तो हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप सो कि आपको सारा का सारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम एंटीबॉडी की तरफ। एंटीबॉडी का ये स्ट्रक्चर है, ये कहाँ दिया गया है, ये एफटीबी के अंदर दिया गया है, ठीक है ना। आपको ये जो रेड के अंदर नजर आ रही है ये इसकी हैवी चेन है, ठीक है, और आपको ये जो ग्रीन में मैं शो कर रहा हूँ ये इसकी लाइट चेन है, ठीक है ना। इनके दरमियान आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है ना, स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर को। एंटीबॉडीज के अंदर क्या होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं, लिहाजा इसका स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, इसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। सो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है, लिहाजा इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्यों मैंने आपको बताया, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, ठीक है ना। हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा गैस हो जाए। और ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है ना। बेसिकली आपके पास ना हैवी चेन लाइट चेन के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो एरियाज होते हैं। आपके पास वेरिएबल रीजन होते हैं, कांस्टेंट रीजन होते हैं। तो आपके पास जो वेरिएबल रीजन होते हैं ना, ठीक है, इसको मैं ये येलो से शो कर रहा हूँ, ये इतना हिस्सा ये वेरिएबल रीजन है, ठीक है, हैवी चेन लाइट चेन दोनों का। ये क्या बना रहा है, ये बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग साइट बना रहा है। और अगर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, ये एंटीजन है अगर ब्लू में, ठीक है, और ये पिंक में अगर एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एंटीबॉडी है। तो एंटीजन का वो एरिया जहां पे एंटीबॉडी ने अटैच होना है या जहां से हमने रिकॉग्निशन करनी है उसको क्या कहते हैं, एपिटोप। ऑन दी अदर साइड एंटीबॉडी का वो एरिया जिसने एंटीजन से बाइंड करना होता है उसको कहते हैं पैराटोप, ठीक है। तो एपिटोप और पैराटोप का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्लासेस की, ठीक है ना। आपके पास 5 क्लासेस होती हैं एंटीबॉडीज की, आईजीजी, ए, एम, ई और डी, ठीक है ना। गेम्ड के निमोनिक से हम इसको याद कर सकते हैं। आईजीजी आपके पास मोनोमेरिक है, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। आईजीई भी मोनोमेरिक है, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल। आईजीडी भी मोनोमेरिक है, सिंगल मॉलिक्यूल। आईजीए में बेसिकली दो एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो लिहाजा ये डायमेरिक है। और आईजीएम लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, इसमें बेसिकली पांच पांच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, तो ये पेंटामेरिक है बेसिकली, ठीक है ना। और चलें आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो ज्वाइंट चेन लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये जो जोड़ने वाली है, ठीक है, जिसने इन सबको जोड़ा हुआ है, इसको जे चेन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रख लेना है। और एक और चीज जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक सिंगल मोनोमेरिक एंटीबॉडी जो है ना, वो दो एंटीजन से बाइंड कर सकती है, क्योंकि उसके पास दो पैराटॉप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ना आईजीएम से, तो आईजीएम का लार्ज मॉलिक्यूल है, 5 इसमें एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये 10 एंटीजन से बाइंड कर सकती है, ठीक है ना। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो हमने एंटीबॉडीज पढ़ी है, एंटीबॉडीज की क्लास पढ़ी है, उसका स्ट्रक्चर देखा है। अब हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ते हैं कि एंटीबॉडीज की दो टाइप्स होती हैं, एक मोनोक्लोनल होती हैं, एक पॉलीक्लोनल होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिसको मैब भी कहते हैं is an antibody produced by single clone of B cell that is specific to single epitope of an antigen. सपोज ये एक बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, ठीक है, इसकी सरफेस पे ये एक एंटीजन है पिंक में, ठीक है ना। एंटीजन के ऊपर ये मैंने रेड में एपिटोप नंबर 1 शो कर दिया है, ठीक है ना। ये ग्रीन में मैंने क्या कर दिया, एपिटोप नंबर 2 शो कर दिया है। ये येलो में मैंने एपिटोप नंबर 3 शो कर दिया। अब याद रखें इन सारे एपिटोप्स को अलग से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है ना। हर एपिटोप अपनी स्पेसिफिक एंटीजेनिसिटी रखता है, हर एपिटोप के लिए अलग से उसकी टाइप की एंटीबॉडी बनती है, ठीक है ना। तो एक एंटीजन के खिलाफ, सेम एंटीजन के खिलाफ जितने उस पे एपिटोप्स होंगे उतनी ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बनेगी। तो आपकी बॉडी जब इन सारे एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करती है, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, तो डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज बनती हैं, तो हम उसको कहते हैं, वो कौन सा रिस्पॉन्स है, वो पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। यानी आपकी बॉडी क्या करती है, पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स देती है किसी बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कि एक बैक्टीरिया है, फिर से देखते हैं, ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका एंटीजन है, एंटीजन की सरफेस पे सिर्फ एक ही एपिटोप है, ठीक है, एपिटोप ही एक है। तो इसको रिकॉग्नाइज करेगी बॉडी, तो इसके खिलाफ सिंगल सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है ना, सिंगल सेम टाइप ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडी बनेगी। तो ये आपके पास क्या है, मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स है। और ऐसे बी सेल्स जो कि सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडी बना रहे हैं उनको कहते हैं आपके पास सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल, ठीक है ना, यानी आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ बी सेल, क्योंकि वो सेम टाइप की एंटीबॉडी बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने सेम एपिटोप को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ठीक है ना। तो लिहाजा आपके पास पॉलीक्लोनल में क्या आता है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज आर अ mixture of antibodies that are produced by different clones of B cells, all targeting different epitopes
ऑन द सेम एंटीजन, डिफरेंट एंटीजन भी हो सकता है, ठीक है ना, डिफरेंट एपिटोप्स डिफरेंट एंटीजन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, सेम एंटीजन पे भी डिफरेंट एपिटोप्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू एन एंटीजन। आपको अगर एमसीक्यू आ जाता है एमडी कैट में कि आपके इम्यून सिस्टम में कोई एंटीजन आ जाता है बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, चाहे छोटा रिस्पॉन्स भी हो, वो पॉलीक्लोनल होगा, ठीक है ना। दैट इज द सिस्टम मैन्युफैक्चर्स एंटीबॉडीज ऑफ अ ग्रेट रेंज ऑफ स्ट्रक्चर बोथ इन देयर बाइंडिंग रीजन्स एज वेल एज देयर अफेक्टेड रीजन्स। डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बनेगी, तो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना, डिफरेंट बाइंडिंग रीजन्स होंगे उनके डिफरेंट एपिटोप्स के मुताबिक, ठीक है ना, डिफरेंट अफेक्टेड रीजन्स होंगे, वेरिएबल रीजन्स होंगे, ठीक है ना। तो उस हवाले से बात की जाए तो ये वो चीज लिखी हुई है। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट साइमल्टेनियसली एक्टिवेशन ऑफ मल्टीपल बी सेल क्लोन्स, ठीक है ना, मल्टीपल बी सेल क्लोन्स की हमने एक्टिवेशन कर दी, ठीक है, ईच क्लोन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एंटीबॉडी अगेंस्ट डिफरेंट एपिटोप ऑफ द सेम पैथोजन, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई है। व्हाट हैपेंस इन अ पॉलीक्लोनल रिस्पांस? देखिए मैं इतनी दफा आपको बता रहा हूँ, मैं कितनी दफा मैंने ये चीज बताई है, बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं सेम ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये सारी चीजें क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ? ताकि आपको प्रॉपरली ये सारा टॉपिक याद हो जाए, आपको सारी चीजें समझ आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है ना, ये बहुत तंग करता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। अक्सर बच्चों को जो है ना इम्यूनिटी वाला सिस्टम, क्योंकि पीटीबी के अंदर सिर्फ एक पेज लिखा हुआ है, दो पेज लिखे हुए हैं, एफटीबी बीटीबी खोले ना अगर, तो पूरा एक चैप्टर है इम्यून सिस्टम के ऊपर, और बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती कि हमारे पास कैसे इम्यूनिटी वर्क कर रही है, ठीक है ना, हमारे पास कैसे एंटीजन प्रेजेंटेशन हो रही है, हमारे पास कैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, एनके सेल्स हैं, अदर सेल्स हैं, ठीक है ना। तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लिहाजा मैं इसलिए आपको थोड़ा सा ना बेस आपकी बना रहा हूँ कि अगर हम इम्यूनिटी को पढ़ते भी हैं बाद में जाके, तो हमें पहले से ये चीजें पता हो। व्हाट हैपेंस इन अ पॉलीक्लोनल रिस्पांस व्हेन अ पैथोजन लाइक अ वायरस और बैक्टीरिया एंटर्स द बॉडी? जब एक पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, तो क्या होगा? द पैथोजन हैज मैनी एंटीजन। पहली बात कि इसके पास बहुत सारे एंटीजन हैं इसकी सरफेस पे, और हर एंटीजन, ईच एंटीजन, उसके ऊपर मल्टीपल एपिटोप्स हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर साइट्स, ठीक है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रीजन्स। डिफरेंट बी सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंट एपिटोप्स को उस पैथोजन पे अपने डिफरेंट रिसेप्टर्स के जरिए क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना। दीज बी सेल्स बिकम एक्टिवेटेड ऑफन विद द हेल्प ऑफ टी सेल्स, ठीक है ना। तो बी सेल्स विद एंड विदाउट द हेल्प ऑफ टी सेल एक्टिव हो सकते हैं, वो हमने पढ़ लिया। एंड हर क्लोन जो है, ईच क्लोन डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल, ठीक है ना, प्लाज्मा सेल बनते हैं, मेमोरी सेल बनते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट एपिटोप्स के खिलाफ डिफरेंट क्लोन ऑफ बी सेल बनते हैं, वो डिफरेंट क्लोन ऑफ बी सेल डिफरेंट एंटीबॉडीज बनाते हैं डिफरेंट एपिटोप्स के खिलाफ। ईच प्लाज्मा सेल क्लोन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू इट्स ओन एपिटोप, जिसको रिकॉग्नाइज किया होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, और सेम टाइप की एंटीबॉडी बनती है। मल्टीपल क्लोन्स ने अगर एक ही एपिटोप को रिकॉग्नाइज किया है, तो वो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है ना। ये चीज आपने याद रखनी है। तो अगर मेरे पास 100 बी सेल हैं, उन 100 बी सेल ने एक ही एपिटोप को रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई है, तो वो सारी एंटीबॉडीज आइडेंटिकल होंगी, ठीक है ना, और वो एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहलाएंगी। तो आपने ये बात बिल्कुल याद रखनी है। और आपके पास पॉलीक्लोनल रिस्पांस की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है? रिडंडेंसी एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी ही होगी, रिडंडेंसी क्या बला है? याद रखें, सपोज आपके पास एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये उसका एंटीजन है, उसके ऊपर ये उसका क्या है, एपिटोप है। अगर आपकी बॉडी क्या करती है, सिर्फ एक ही एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना, एक एंटीजन है, उस पर सपोज 10 एपिटोप है, तो अगर आपकी बॉडी सिर्फ एक ही एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती है और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, बैक्टीरिया बहुत चालाक होता है, वो क्या कर सकता है, म्यूटेट कर सकता है अपने उस एपिटोप को, जिस एपिटोप की वजह से वो पहचाना जा रहा है, ठीक है, पकड़ा जा रहा है, वो उसको म्यूटेट कर सकता है, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने ये बात पढ़ी थी ना कि भाई आपके पास जो बंदा चोरी जिसने की हो, वो बचना चाहता है, तो फिर इस तरह के तरीके आजमाता है। तो बैक्टीरिया क्या कर सकता है, अगर उसके पास 10 एपिटोप हैं और आपकी बॉडी सिर्फ एक को पहचान रही है, तो वो बैक्टीरिया क्या कर सकता है, वो उस एक एपिटोप को म्यूटेट कर सकता है और उसको चेंज कर सकता है, और आपकी बॉडी फिर उस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो सकता, और वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। लिहाजा मल्टीपल तरीके से मल्टीपल एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करके आपकी बॉडी क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को, ठीक है ना। तो रिडंडेंसी इस चीज को कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल एंड मल्टीपल क्लोन्स? आपको पता चल चुका है कि अगर मल्टीपल बी सेल्स सेम आइडेंटिकल एपिटोप के खिलाफ एंटीबॉडीज बना रहे हैं, तो वो सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल है। मल्टीपल क्लोन्स में आपके पास मल्टीपल बी सेल्स डिफरेंट एपिटोप्स के खिलाफ डिफरेंट एंटीबॉडीज बना रहे हैं। Why we cannot use live cells from the spleen of rat? अब यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, कि what are monoclonal antibodies, how are they produced, and what is their use in the biotechnology?
तो अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करके बैठे, क्योंकि हम अब एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। और उस स्टोरी के नतीजे में हमें क्या चीज समझ आएगी, हमें समझ आएगी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं। इस स्टोरी का टाइटल क्या है, इस स्टोरी का टाइटल है सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम हाइब्रिडोमा टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब इसमें होता ही है कि हम क्या करते हैं, सपोज आपके पास फिर से एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और उसके ऊपर एक एंटीजन है, और उस एंटीजन के ऊपर एपिटोप है, ठीक है ना, ये उसका एपिटोप मैंने बना दिया, ठीक है। सपोज ये एक ही एपिटोप है, यानी कि सेम टाइप का एपिटोप है। अब क्या होगा कि इसको हम क्या करते हैं, एक चूहा पकड़ते हैं, ये एक चूहा है, कैसे बनाते हैं चूहा, ये सपोज ये चूहा, एक मिनट, ओके, ये इसकी मूछें हो गई, ये इसकी टेल हो गई, ये इसके पाँव हो गए। अच्छा, ये है जेरी, ठीक है, ये मैंने जेरी बना दिया। लग तो नहीं रहा, लेकिन आप इमेजिन कर लें, आपके पास एक बैक्टीरिया, उसके ऊपर सिर्फ एक ही एपिटोप है, सपोज पूरे बैक्टीरिया पे। हमने क्या किया, हम इस बैक्टीरिया को इस माउस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब माउस का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा इसके खिलाफ, ठीक है, और अल्टीमेटली माउस के बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, इस एपिटोप को पहचाना जाएगा, और इसके खिलाफ माउस क्या करेगा, एंटीबॉडीज बना देगा। अब ये सारी की सारी एंटीबॉडीज सेम एपिटोप को टारगेट कर रही हैं, ठीक है ना, सेम नेचर की हैं खुद भी। तो ये क्या है, ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब हम सिंपली इधर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, हम सिंपली इधर ये कर सकते हैं कि इन बी सेल्स को, एक्टिवेटेड बी सेल्स को निकालें, ठीक है, लैब के अंदर इन बी सेल्स को ग्रो करवाएं, लैब के अंदर इनको ग्रो करवाएं, और हम इनसे एंटीबॉडीज बनवाते जाएं। उन एंटीबॉडीज को हम इंजेक्शन की फॉर्म में ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करते जाएं। सपोज आपके पास ये बैक्टीरिया है, इसका सिंगल एपिटोप है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। हमने क्या किया, रैट के अंदर इसको इंजेक्ट किया, रैट में इम्यूनिटी आई इसके खिलाफ, रैट ने एंटीबॉडीज बनाई, हम वो एंटीबॉडीज निकाल के पैसिव इम्यूनिटी की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, हम ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। सपोज यही बैक्टीरिया ह्यूमन में चला जाता है, हम क्या करेंगे, हम बाहर से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालेंगे, वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, इस एपिटोप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने इंसानियत की खिदमत कर दी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इतना आसान क्यों नहीं होता, क्योंकि बी सेल्स जो होते हैं, ये जो एक्टिवेटेड बी सेल्स हैं, ये मॉर्टल होते हैं, हम सब की तरह। हर जिंदा चीज को मौत का जायका चखना है, ठीक है ना, हर जिंदा चीज ने एक ना एक दिन खत्म होना है, ठीक है। तो ये बी सेल्स क्या करते हैं, ये कुछ डिवीजन्स के बाद ये डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली बी सेल्स डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा एंटीबॉडीज भी बना रहे होंगे, और कुछ डिवीजन्स के बाद ये बी सेल्स इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं। यानी कि हम इन बी सेल से एंटीबॉडी की सप्लाई को सस्टेन नहीं कर सकते, उसको हम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब फिर से हम क्या करते हैं, हमने फिर से एक चूहा पकड़ा, ठीक है ना, हम मजीद डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने चूहा पकड़ा, ये इसकी पूंछ और ये इसके पाँव। अब इस चूहे के अंदर हमने क्या किया, हमने एपिटोप को इंजेक्ट करवाया, एपिटोप को इंजेक्ट करवाया, और क्या किया, हमने इस चूहे की स्प्लीन निकाल ली, ठीक है। ऊपर भी हमने वैसे यही किया था, ऊपर हमने इसको स्किप कर दिया। हम क्या करते हैं, इस चूहे की स्प्लीन निकाल लेते हैं। आपको पता है स्प्लीन के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है रेड पल्प, ठीक है, एक होता है व्हाइट पल्प। स्प्लीन के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, सेंटर में आपके पास ये व्हाइट पल्प है। व्हाइट पल्प वाले एरिया में आपको पता है कि ये इम्यूनिटी से रिलेटेड एरिया है, ठीक है। इसमें आपके पास एक्टिवेटेड बी सेल्स हैं, ठीक है ना, चूहे की स्प्लीन के व्हाइट पल्प में। इसमें टी सेल्स भी हैं, ठीक है ना, इसमें मैक्रोफेजेस भी हैं, ठीक है। अब आपको पता है स्प्लीन के अंदर बाकी सेल्स भी होंगे। हम क्या करते हैं, स्प्लीन को निकालते हैं और हम इसको करते हैं होमोजेनाइज। आपने सेल की टेक्निक्स में पढ़ा था ना कि होमोजेनाइजेशन हम करते हैं सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, होमोजेनाइजेशन करेंगे स्प्लीन की, हमारे पास डिफरेंट सेल्स जो होंगे ना, उनका मिक्सचर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये डिफरेंट सेल्स है,
ये इनका मिक्सचर बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक चूहे के अंदर एपिटोप को डाला, ठीक है। चूहे के इम्यून रिस्पॉन्स ने रिएक्ट किया, बी सेल्स एक्टिव हो गए, टी सेल्स एक्टिव हो गए, डिफरेंट सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो गए। हमने क्या किया, उसकी स्प्लीन को निकाल लिया, उसकी स्प्लीन में से हमने उसकी होमोजेनाइजेशन की और हमने एक मिक्सचर बना लिया, उसमें ये सारे सेल्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट सेल्स ऑफ स्प्लीन। हम इसमें से क्या करेंगे, एक्टिवेटेड बी सेल्स को निकाल लेंगे। हम एक्टिवेटेड बी सेल्स को निकाल लेंगे और हम एक्टिवेटेड बी सेल्स का अब क्या करेंगे, हम इनको फ्यूज करवाएंगे माइलोमा सेल से, ठीक है ना। एक्टिवेटेड बी सेल्स की क्या प्रॉपर्टी थी कि एक्टिवेटेड बी सेल मॉर्टल है, ठीक है। इनकी अल्टीमेटली डेथ हो जानी है, ठीक है। कभी ना कभी एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हैं उस एपिटोप के खिलाफ। माइलोमा सेल क्या होता है, एक कैंसरस बी सेल होता है, ठीक है। कैंसरस बी सेल। अब ये जो कैंसरस बी सेल है ना, इसके पास इमॉर्टेलिटी है, ये इमॉर्टल है। यानी कि ये कैंसरस सेल है, ये डिवाइड करता जाता है, डिवाइड करता जाता है, डिवाइड करता जाता है, ठीक है ना। और ये एंटीबॉडी नहीं बना सकता, ये एंटीबॉडी नहीं बना सकता। तो आपको अभी से कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है क्या होगा, डेफिनेटली आप समझ गए हैं। इनकी हम फ्यूजन करवाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने ये एक बॉक्स लिया सपोज, हमने क्या किया, इसमें एक्टिवेटेड बी सेल्स को डाल दिया और हमने इसमें माइलोमा सेल को भी डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्टिवेटेड बी सेल और माइलोमा सेल आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है ना। और एक नया सेल बनेगा, उसको कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल, हाइब्रिडोमा सेल, ठीक है ना। तो एक्टिवेटेड बी सेल के साथ क्या मसला था कि ये इनकी कुछ देर बाद डेथ हो जानी है, ठीक है ना। ये हमें सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ एंटीबॉडी नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो लिहाजा हमने क्या किया, हमने इनको फ्यूज किया और हाइब्रिडोमा सेल बना दिया। अब हाइब्रिडोमा सेल क्या करता है, ये इमॉर्टल भी है, एक रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, इमॉर्टल है, और ये एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। ये दोनों काम करेगा। इस हाइब्रिडोमा सेल से हम क्या करेंगे, हम मिलियंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनवाएंगे और हम उन एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करेंगे, हम उनका यूज करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना, टू प्रिवेंट द डिजीज, ठीक है। काफी फंक्शंस हैं, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, ठीक है ना। अच्छा याद रखें कि हमारे पास ना इस मिक्सचर के अंदर बेसिकली, इस मिक्सचर के अंदर जब हमने एक्टिवेटेड बी सेल्स को और इन माइलोमा सेल्स को डालते हैं ना हम, ठीक है, तो हम हाइब्रिडोमा सेल्स को फिर सेपरेट कैसे करते हैं, ये भी एक सवाल है, ठीक है ना। हाउ टू सेपरेट द हाइब्रिडोमा सेल्स। आपको पता है कि एक्टिवेटेड बी सेल्स जो है ना, उनकी तो सिंपली वैसी डेथ हो जानी है, ठीक है ना, वो मॉर्टल है, उनकी कभी ना कभी डेथ हो जानी है। बात यह है कि माइलोमा सेल की डेथ नहीं हो सकती, वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना इस मीडियम के अंदर केमिकल्स डालते हैं, ठीक है। इस मीडियम के अंदर क्या करते हैं, केमिकल्स डालते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस मीडियम में क्या किया, केमिकल्स डाले। उन केमिकल्स ने क्या करना है, माइलोमा सेल की डेथ करवा देनी है। हमारे पास एक्टिवेटेड बी सेल्स भी डेथ होगी उनकी, माइलोमा सेल की भी डेथ होगी। जो हाइब्रिडोमा सेल होंगे ना, वो बच जाएंगे, हम उनको निकाल लेंगे, ठीक है ना। बेसिकली ये जो मीडियम है ना, इसको हम हैट मीडियम कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये तीन तरह के मेन केमिकल्स होते हैं। एच से होता है हाइपोजेंथीन, ठीक है, हाइपोजेंथीन। ए से मुराद है अमाइनोप्टेरिन, अमाइनोप्टेरिन। और टी से मुराद होता है थायमाइडीन, ठीक है। तो ये हैट मीडियम जो होता है ना, ये क्या करता है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडोमा सेल की सेपरेशन कर सकते हैं। ये केमिकल्स होते हैं इस मीडियम के अंदर, ओके। सो ये हमने सारी की सारी टेक्निक को पढ़ लिया, इसको मास्टर कर लिया। अब हम चलते हैं इन क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हम इन क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वाई वी कैन नॉट यूज लाइव बी सेल्स फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ रैट। हमने रैट की जो स्प्लीन ली है, हम उससे लाइव बी सेल को यूज क्यों नहीं कर रहे, हमने हाइब्रिडोमा सेल क्यों बनाए, क्योंकि ये मॉर्टल होते हैं, ये कुछ देर बाद इनकी डेथ हो जाएगी, एंटीबॉडी की सप्लाई रुक जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बी सेल, नॉर्मल बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल बी सेल मॉर्टल होता है, ठीक है ना। माइलोमा सेल इमॉर्टल होता है लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। एंड व्हाट इज अ हाइब्रिडोमा सेल, हाइब्रिडोमा सेल इमॉर्टल भी होता है और एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस कर सकता है। व्हाट इज अ हाइब्रिडोमा,
हाइब्रिडोमा की बात हमने कर ली। हाउ कैन वी डिटेक्ट अ माइलोमा फ्रॉम अ हाइब्रिडोमा, हमने मीडियम बना दिया, उसमें 20 साल वैसे ही डेथ होगी उनकी। माइलोमा और हाइब्रिडोमा में से हम कैसे डिफरेंस करेंगे? हम बेसिकली हाइपोजेंथीन, अमाइनोप्टेरिन और थायमाइडिन का मीडियम जो है उसके जरिए हम क्या करेंगे, माइलोमा सेल की डिस्ट्रक्शन करवा देंगे और हाइब्रिडोमा सेल को हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ये भी एक बड़ा मजे का मैकेनिज्म है, ये भी एक बहुत मजे का मैकेनिज्म है। ये सारे केमिकल्स कैसे हाइब्रिडोमा सेल को अचीव करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो एनी हाउ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1970 में, 1970 में सीजर माइलस्टन एंड जॉर्ज स्कॉलर working in the Cambridge solved the problem of developing a technique for producing monoclonal antibodies। ये दो साइंटिस्ट हैं, इनके नाम याद रखने हैं। इन्होंने क्या किया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाने के लिए टेक्निक का इन्वेंशन किया, फॉर विच दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1984। यानी कि 1970 में इन्होंने टेक्निक को प्रोड्यूस किया और 1984 में इनको नोबेल प्राइज मिला। सीजर मिल्स्टन एंड जॉर्ज स्कॉलर फ्यूज्ड बी सेल, इन्होंने फ्यूजन की बी सेल की विद द कैंसर सेल, जिनको माइलोमा सेल कहते हैं, जो कि इमॉर्टल होते हैं, टू फॉर्म हाइब्रिडोमा सेल, ठीक है ना। द हाइब्रिडोमा सेल्स कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई एंड कैन बी क्लोन्ड सो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास एंटीबॉडीज की लार्ज क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर हार्वेस्टेड फ्रॉम सेल कल्चर rather देन एनिमल। हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास वो ही एक चूहा है, ठीक है, ये एक चूहा है, ये इसकी मूछें हैं, ये इसकी टेल है, ये इसकी टांगे हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम उस बैक्टीरिया से वो सिंगल एपिटोप है, ठीक है ना, उस एपिटोप को इंजेक्ट करते हैं इस चूहे में। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इस चूहे को जिंदा रहने दें, ठीक है ना, इसके बी सेल भी डिवाइड करते रहेंगे, एंटीबॉडीज भी बनाते रहेंगे, हम इस चूहे से एंटीबॉडीज निकाल के उनको यूज करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। आपको पता है कि ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, उस ब्लड सैंपल में से हमें एंटीबॉडीज को सेपरेट करना पड़ेगा। फिर आपको पता है जब आप ब्लड सैंपल लेते हैं ना, तो आपके पास प्योरिफिकेशन सारी हमने करनी होती है, बाकी एंटीजेंस भी होते हैं जो कि रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी के साथ। इसको हम इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। तो ये सारा एक लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। तो हम एक एनिमल को यूज नहीं करते, हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, हम सेल कल्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लैब के अंदर ये कल्चर बनाया हाइब्रिडोमा सेल का, ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, बनाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को। मैकेनिज्म ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्निक, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ठीक है। वी पिक अ माउस, हमने एक चूहा पकड़ा। द माउस इज देन इम्यूनाइज्ड विद द डिजायर्ड एपिटोप और एंटीजन। एपिटोप से उसको हम इंजेक्ट करेंगे या एंटीजन से, ठीक है ना। वैसे बेसिकली हम एंटीजन ही ऐड करेंगे, लेकिन एंटीजन के ऊपर वो स्पेसिफिक एपिटोप होगा जिसके खिलाफ हमने एंटीबॉडीज बनवानी है, ठीक है ना। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द ब्लड ऑफ द रैट इज स्क्रीन्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एपिटोप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। हम चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं। इन केस ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट, अगर तो रैट का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसने एंटीबॉडीज बना ली हैं, द स्प्लीनोसाइट आर आइसोलेटेड। हम स्प्लीन को निकालते हैं, स्प्लीन को निकाला, होमोजेनाइज किया, और हमने डिफरेंट स्प्लिनोसाइट का मिक्सचर बनाया, ठीक है। स्प्लिनोसाइट्स में से हमने क्या किया, एक्टिवेटेड बी सेल स्प्लिनोसाइट्स को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। एंड देन हमने क्या किया, उनको फ्यूज किया माइलोमा सेल के साथ टू मेक द हाइब्रिडोमा सेल। द माइलोमा सेल आर कैपेबल ऑफ अनलिमिटेड रेप्लिकेशन एंड आल्सो कैन प्रोड्यूस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। बी सेल्स, माइलोमा सेल्स एंड हाइब्रिडोमा सेल्स आर सेपरेटेड बाय अ मेथड, ठीक है ना। बेसिकली एक मीडियम है, हैट मीडियम, ठीक है, उसके जरिए हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिडोमा सेल की सिलेक्शन कर लेते हैं। द हाइब्रिडोमा सेल आर देन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी दे प्रोड्यूस। द डिजायर्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग क्लोन्स आर सिलेक्टेड फॉर फर्दर प्रोपगेशन। हम उन हाइब्रिडोमा सेल को क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेल कल्चर टेक्निक्स। तो इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलती है, अल्लाह पाक ने इंसान को जो एबिलिटीज दी हुई हैं उससे हमें क्या मोटिवेशन मिलती है। उससे हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि एक इंसान चाहे तो कैंसर को भी इस्तेमाल कर सकता है ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा ही हुआ है ना कि हमने एक कैंसर सेल को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, उससे हमने ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म निकाल लिया। और आप लोग हो जो एमडी कैट के बारे में परेशान होते हो, एमडी कैट कुछ भी नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी दुआएं, आपका लक, ये सारी चीजें मिलती हैं, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी मिलती है, ये चीजें मिलके आपको एमडी कैट क्रैक करवाती हैं, लाजमी करवाती हैं। इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल यू डू इट,
Remember that. Conclusion. Monoclonal antibodies are typically made by fusing myeloma cells, cancerous B cells, with the spleen cells from the mouse that has been immunized with the desired antigen. सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसमें हम अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के ऊपर गौर करेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने एंटीजन के बारे में शुरू में पढ़ा था, हमने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा था, हमने एंटीबॉडीज की टाइप पढ़ी, उसकी क्लासेस पढ़ी, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा कि हम कैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बना सकते हैं, हमने पढ़ा हमने कैसे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाया, हमने इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बी सेल को पढ़ा, हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को पढ़ लिया। अब हम इनके यूजेज को पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मोनोक्लोनल मींस बिलोंगिंग टू वन क्लोन, ठीक है ना। मोनो मींस वन, क्लोन मीन आपको पता है क्लोन क्या होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज designed to bind to specific antigens such as proteins on the surface of pathogen or the cancer cell। हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के जरिए पैथोजन और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दीज आर आइडेंटिकल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल इसीलिए कह रहे हैं कि ये आइडेंटिकल होती हैं, बिकॉज दे आर मेड बाय आइडेंटिकल इम्यून सेल्स, ठीक है, सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल। दे आर लैब मेड, ये लेबोरेटरी में बनती हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक नेचर, यानी जो एपिटोप उसके खिलाफ हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई है वो एंटीबॉडी उसी एपिटोप को टारगेट करेगी, ठीक है ना। बाइंड ओनली टू द सेम एपिटोप ऑन द एंटीजन। दे कैन आल्सो बी यूज्ड अलोन, हम इनको अकेले भी यूज कर सकते हैं या इनके साथ ड्रग्स को, टॉक्सिन्स को, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, अटैच करके कैंसर सेल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बेसिकली सपोज आपके पास ये एक कैंसर सेल है ना, ठीक है, ये एक कैंसर सेल है। मैंने क्या किया, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। कैंसर सेल बेसिकली ना उनकी सरफेस पे जो एंटीजन होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल सेल्स के ऊपर तो आपको पता ना नॉर्मल एंटीजन होते हैं, कैंसर सेल की सरफेस पे एबनॉर्मल एंटीजन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस एबनॉर्मल एंटीजन के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के जरिए हम इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ ये मैंने क्या किया, मैंने एक ड्रग लगा दी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये एंटीजन पर अटैच होगी, ठीक है ना। कैंसर सेल इस पूरे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को एंडोसाइटोसिस के जरिए इनगल्फ करेगा, ठीक है ना। और उसकी वजह से ये ड्रग जो है ये कैंसर सेल के अंदर चला जाएगा और कैंसर सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर मैं इसी तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को भी कैंसर सेल में इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। कीमोथेरेपी के बेसिकली यूजेस के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। दे आर क्विक, ये क्विक होती हैं। Monoclonal antibodies can be used for serological test which takes only minutes as compared to conventional methods which require some weeks as the bacteria and viruses have to be cultured। Suppose एक बंदा है उसको क्या हो गया, उसको हर्पीज वायरस हो गया, ये एक बंदा है, ठीक है, इसको हो गया हर्पीज वायरस। मैं क्या करूंगा, मैं इसके ब्लड से, सपोज मैं पुराने जमाने का साइंटिस्ट हूँ, मैं इसके ब्लड से सैंपल लूंगा, मैं उस सैंपल को लैब के अंदर कल्चर करूंगा और मैं माइक्रोस्कोप के जरिए या किसी और चीज के जरिए मैं वायरस को क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं डिपेंडेंट हूँ वायरस के ऊपर, क्यों? क्योंकि वायरस को कल्चर करवाना पड़ेगा। अब वायरस के डिवीजन का टाइम जो है ना वो डेफिनेटली वेरिएबल होता है डिफरेंट वायरसेस का, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं दूसरा तरीका क्या आजमा सकता हूँ, मॉडर्न जमाने का साइंटिस्ट हूँ, मैं सिंपली क्या करूंगा, इस बंदे का ब्लड सैंपल लूंगा, इसका सीरम लूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो सपोज अगर इसके अंदर वो पैथोजन है, इस बंदे के अंदर वो पैथोजन है इसके ब्लड में, तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाके अपने एंटीजन पे अटैच होगी, ठीक है ना। और हमें पता चल जाएगा कि पैथोजन कौन सा नहीं है। ये बेसिकली एडवांस टेक्निक है, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। Many human diseases can be diagnosed using the products of biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स को यूज करके हम इंसानों के अंदर डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं, जिनमें से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, जिनमें से डीएनए आरएनए प्रोब्स है, जो कि हमारा अगला लेक्चर भी है। प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब आपने ना 7 एप्लीकेशंस याद रखनी है, ठीक है ना। देयर आर 7 एप्लीकेशंस जो आपने याद रखनी है, और उनको याद रखने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा निमोनिक याद करना है। आपने लिखना है डिजीज, डिजीज, और आपने इसको 3 टाइम याद कर लेना है। आपने लिखना है डिजीज और इसको आपने 3 टाइम याद कर लेना है। और दूसरा आपने लिखना है डिप, ठीक है, डिजीज, डिप। अब डिजीज का 3 दफा होने का क्या मतलब है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को आप डिजीज की डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डिजीज की डायग्नोसिस में यानी उसको पहचानने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। या फिर अगर फॉर एग्जांपल वो डिजीज नहीं हुई सपोज, हम उसकी प्रोटेक्शन, उससे प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो डिजीज की डायग्नोसिस के लिए, डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। तीन फंक्शंस तो, तीन यूजेस तो इधर ही हो गए। डिप का क्या मतलब है वो हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है ना। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज एंड कैंसर, ठीक है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन हेल्प टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स, वायरल एंड बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, एंड अदर अनयूजुअल सब्सटेंसेस इन द ब्लड एंड अदर क्लिनिकल सैंपल्स, यानी कि आप ब्लड ले सकते हैं, आप सीएसएफ ले सकते हैं, आप सलाइवा ले सकते हैं, इस तरह के सैंपल्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। सो दे कैन बी यूज फॉर डायग्नोजिंग डिजीजेस, ठीक है ना। कौन सी डिजीज हम डायग्नोज कर सकते हैं? गोनोरिया जो कि एक एसटीडी है, साइफिलिस ये भी एक एसटीडी है, हेपेटाइटिस, रेबीज, कैंसर, टीबी, लाइम डिजीज, क्लेमाइडिया, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, हर्पीज वायरस, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये सारी डिजीजेस को हम मैब्स के जरिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए क्या कर सकते हैं? डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर अ सेंसिटिव टूल टू डायग्नोज द डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथिस, यानी कि जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इनके होने से जो डिजीज होती है वो भी आप डायग्नोज कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए। ये आपका एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखना है आपने, ठीक है ना। ओके, देन हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। A monoclonal antibody can identify particular antigen. They can block the targeted substance inducing the apoptosis of targeted cell, ठीक है ना। प्रोटेक्शन कैसे? सपोज मेरे पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पे एंटीजन है, एंटीजन पे एपिटोप है, ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर चुका है, ये बड़ा ही डेंजरस है। मैं क्या करूंगा? मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐड कर दूंगा। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाके क्या करेगी? ये इस एंटीजन से अटैच होगी। अब इसके ना एक्शन के बड़े तरीके होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर बात किया कि ड्रग भी हम साथ में अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि पूरी की पूरी ड्रग हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे या कैंसर सेल में इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ना, ये इस बैक्टीरिया के अंदर एपोप्टोसिस को भी इंड्यूस कर सकती है, जिससे इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज में भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज डिजीज हो चुकी है, ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं? हम उन स्पेसिफिक एंटीजन्स को टारगेट कर सकते हैं बाहर से एंटीबॉडीज दे के, ठीक है ना। सच एज कैंसर, सच एज रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ये भी एक बड़े मजे का टॉपिक है, एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कैंसर में हमारे पास क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होती है, उससे ट्यूमर बन जाता है, ठीक है ना, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? आपका ही इम्यून सिस्टम आपके ही जॉइंट्स को खराब करने लग जाता है, ठीक है ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? अगर हमारे पास जो सीएनएस है ना, सीएनएस के अंदर आपको पता है माइलिन शीथ कैसे बनती है? अगर मैं कहूं पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ बनाने वाले सेल का क्या नाम है, तो आप कहेंगे श्वान सेल, ठीक है। लेकिन सीएनएस के अंदर माइलिन शीथ बनाने वाले सेल का क्या नाम है? उसका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है? ये माइलिन शीथ बनाता है। अगर आपके पास ये जो माइलिन शीथ बनाई गई है इसकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए, ठीक है ना, सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन्स है उनकी माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज है, ठीक है ना। उससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे डेफिनेटली। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास हमने तीन डिजीजेस वाली चीजें कर ली हैं, हम बात करते हैं डिप की। डिप में सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। आपको पता है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो वो एक हार्मोन उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उसका नाम होता है एचसीजी हार्मोन। इसको प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली एक फीमेल है, ठीक है, वो हो गई है प्रेगनेंसी की हालत में, ठीक है। अब उसकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन बनेगा, ठीक है ना। बेसिकली आपके पास जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो के बाहर एक लेयर होती है, उसको कहते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, वो बनाती है एचसीजी हार्मोन। अब ये एचसीजी हार्मोन जो होता है ना, इसको हम ब्लड में और यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है ना, कि आपके पास एचसीजी स्ट्रिप मिलती है, ठीक है, आप उसको यूरिन के अंदर डिप करते हैं,
तो उसके ऊपर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट शो हो जाते हैं। होता ही है आपके पास कि आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए इस एचसीजी हार्मोन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन को डिटेक्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की मदद से। तो ये भी एक मैकेनिज्म है प्रेगनेंसी की डिटर्मिनेशन के लिए। फिर आपको मैंने बताया था डिप, DIPP। तो आई से आपके पास क्या है? इमेजिंग टेक्निक्स। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, पेट स्कैन के नाम से एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पेट स्कैन बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे आपके पास सीटी स्कैन है, जैसे आपके पास MRI है, ठीक है ना, इस तरह की चीजें हैं। तो बेसिकली इन्हीं में से एक टेस्ट है PET, ठीक है ना, पेट। इसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में ही आ गया। फिर हमने 2P पढ़ने थे। 2P हम क्या पढ़ेंगे? प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। बेसिकली आपके पास होता क्या है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, कि जब आप एक ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, बेसिकली उसको ट्रांसप्लांट करते हैं किसी ऑर्गन को, तो इस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के ऊपर डेफिनेटली किसी और इंसान के एंटीजन होंगे। इस ऑर्गन के जो सेल्स हैं, आपके पास डिफरेंट लोग होते हैं, उनके डिफरेंट एंटीजन होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम उनको HLAs कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। तो ये फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के लिए होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के एंटीजन क्या है? फॉरेन है। किसके लिए? हमारी बॉडी के लिए। तो टी सेल क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। टी सेल रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। मैक्रोफेजेस और टी सेल पकड़ के इस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमें क्या फायदा हुआ? हमने इतना रिस्क भी लिया, हमने इतने पैसे भी लगाए, ठीक है, और हमने सर्जरी भी करवाई, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन भी ऐड करवाया, और उसको बॉडी ने फॉरेन समझ के डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम क्या करते हैं फिर? हम ना मेडिकेशंस देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिनको हम कहते हैं इम्यूनोस्प्रेसेंट्स। इम्यूनोस्प्रेसेंट्स जो कि इम्यून सिस्टम को स्प्रेस करके रखती हैं, दबा के रखती हैं। उससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम इस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को अटैक नहीं कर पाता। एक अरसे के बाद ना, एक अरसे के बाद ये टी सेल इस ऑर्गन को अपना ही मानने लग जाते हैं, जब वो बॉडी में काफी देर के लिए रहता है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गन जब बॉडी में काफी देर के लिए रहता है, तो टी सेल या आपके बॉडी के बाकी सेल वो इस चीज का एतराफ कर लेते हैं कि ठीक है यार, ये हमारी बॉडी का ही सेल है, हमारी बॉडी का ही हिस्सा है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। उस टाइम पे फिर हम क्या करते हैं? हम इम्यूनोस्प्रेसेंट्स को छुड़वा सकते हैं, ठीक है ना। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी इम्यूनोस्प्रेशन में रोल प्ले करती हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में यूज होती हैं, ठीक है ना। दे कैन बी यूज टू फाइंड द टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द डोनर एंड इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ मैचिंग, ठीक है, कि जो रिसिपिएंट और डोनर है ना, इनके दरमियान जो सेल्स हैं उनके एंटीजन, उनकी मैचिंग को, एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सके, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं इस केस में, ठीक है ना। देन लास्ट हमारे पास जो P है, इट मीन्स द प्योरिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस। हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस को किसी सॉल्यूशन में, किसी चीज में डिटेक्ट करते हैं, किसके जरिए? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए, और उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं उधर से, ठीक है ना। Given almost any substance, it is possible to produce monoclonal antibodies that specifically bind to that substance. They can serve to detect or purify that substance. This has become an important tool in biochemistry, molecular biology and medicine. ठीक है। तो ये सारा का सारा लेक्चर था, ये सारी की सारी बातें थी किसके बारे में? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। एक आखिरी पिक्चर जिसके बगैर ये सारा लेक्चर अधूरा है, आपकी बुक से ली गई है। इस पिक्चर को देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, माउस है, माउस को हमने चैलेंज किया, बेसिकली इंजेक्ट किया, किसके साथ? एंटीजन के साथ, ठीक है ना। और इसके स्प्लीन के सेल्स को हमने फिर आइसोलेट कर लिया। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद हमने क्या किया? माइलोमा सेल्स को पकड़ा, ठीक है ना, और हमने फ्यूजन करवा दी स्प्लीन सेल्स की, बेसिकली एक्टिवेटेड बी सेल्स की और माइलोमा सेल्स की। फ्यूजन हुई, फ्यूजन होने से हाइब्रिडोमा सेल बने, ठीक है ना। अब हम हाइब्रिडोमा सेल को सेपरेट कैसे करेंगे? कल्चर इन द हैट मीडियम, ठीक है ना। हैट मीडियम के अंदर हम हाइब्रिडोमा सेल को ग्रो करवाएंगे, ठीक है ना, बाकी सेल्स उसमें से खत्म हो जाएंगे, और हम पॉजिटिव सेल को सिलेक्ट करके उसमें से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनवाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर की समझ नहीं आ रही तो भी बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली जब आप शेयर करते हैं तो उससे मुझे मजीद मोटिवेशन मिलती है कि मैं मजीद लेक्चर बना सकूं, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।